हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी आज की कहानी कमलेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप में से हर कोई जानता होगा, गांव में जिसके भी घर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। घर के साथ घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन भी होता है। जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना कुछ ऐसी ही है कि हमारे आंगन से शुरू हुई थी। बात आज से कई साल पुरानी है। मेरी दादी माँ बताती है कि एक शाम जब वो अपना काम खत्म करके घर का बाहर बैठी हुई थी, दादी माँ की उस समय उम्र 20 या 22 साल की होगी, तो उन्होंने देखा कि आंगन में जो झूला लगा हुआ था उस झूले पर कोई बैठा हुआ था। दादी माँ को लगा कि आसपास के कोई लोग होंगे या कोई पड़ोस की लड़की होगी जो आकर बैठी होगी। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं देते हुए दोबारा से घर के अंदर जाना ही ठीक समझा और वो घर के अंदर आ गई। उन्हें कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हुए वो घर के दूसरे कामों में ध्यान देने लगी। रात के 8 बजे के आसपास, ठंडियों का मौसम था तो हर जगह काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। दादी माँ ने अपने घर की खिड़की से देखा कि अब भी वहाँ पर एक लड़की जैसी बैठी हुई है और वो झूला झूल रही है। लड़की इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसके लंबे बाल दिखाई दे रहे थे काले, और उसके पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है उस झूले पर जो बैठा है बिना शरीर के। उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे थे कि झूले के पीछे से नीचे ज़मीन तक के टच हो रहे थे। दादी माँ ने ये देखा और देखते साथ मेरे दादा को आवाज़ लगाई। उन्होंने दादा से कहा। मेरे दादा की उम्र उस समय 27 साल की थी। मेरे दादा दादी माँ को कहने लगे, कह रहे तू कुछ भी देखती है चलाकर सो जा, ऐसा कुछ नहीं है। दादा उस समय खेती में काम किया करते थे, तो शाम में आकर बहुत ज़्यादा थक जाते थे और सुबह में जल्दी भी जाना होता था। दादी माँ के जिद करने पे दादा उठे और जब दादा ने जाकर देखा तो सच में वहाँ पर कोई बैठा हुआ था। दादा ने पहले तो खिड़की से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर दादा ने कहा कि रुक जा, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। दादी माँ ने दादा को रोक लिया। कहने लगी कि नहीं, बाहर मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। बिल्कुल सन्नाटा पसरा पड़ा था और उस कोहरे में वो अकेली लड़की वहां पर झूले पर थी। झूला हल्के से आगे पीछे हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। फिर मेरे दादाजी उस घर से बाहर निकले और थोड़ी नज़दीक जाने के बाद उन्होंने देखा कि उस लड़की के पैर बिल्कुल सफ़ेद थे, जैसा कि मानो उसके पैरों में खून की एक बूंद भी ना हो, और उसका शरीर अब भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। दादाजी और आगे बढ़ते कि उससे पहले मेरी दादी माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई और वो कहने लगी कि आगे मत जाना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादाजी उनकी ये बात सुनकर दोबारा घर के पास आ गए और वो वहीं पर से खड़े होकर 2 से 3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन उस लड़की ने या उस औरत ने दादाजी को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दादाजी दादी माँ से कहने लगे कि फ़िलहाल समय ज़्यादा हो चुका है, हमें घर के अंदर चलकर सोना चाहिए, जो भी होगा वो कल देखा जाएगा। अगली सुबह दादी बताते हैं कि जब मैं 4 बजे के आसपास उठी तो मैंने देखा कि उस झूले पर कोई नहीं था। मैं वहाँ से बाहर निकली और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गांव में बाथरूम या टॉयलेट करने के लिए खेत में जाना पड़ता है, तो दादी माँ मेरी खेत में गई। जब वो खेत से लौट रही थी तब दूर उन्हें वैसा ही कुछ दिखाई दिया, जो कि सिर्फ पैर और बाल दिखाई दे रहे थे। अब भी उस लड़की का शरीर साफ नहीं दिखाई दे रहा था। दादी माँ वो देखकर घबरा गई और तेज कदमों के साथ वो अपने घर पर आ गई। पूरा दिन तो जैसा तैसा बीत गया। रात होने का इंतज़ार था। मेरी दादी माँ ने आसपास के जो गांव में घर थे उन लोगों को ये बात बताई थी। उन लोगों ने सुनते साथ एक ही बात कही
कि हो ना हो वो कोई भटकती आत्मा ही होगी। और दादी माँ की उस समय कुछ दूरी पर एक घर था जहाँ पर उनकी एक अच्छी दोस्त बन गई थी। तो उस दोस्त ने कहा कि आज रात मैं भी तेरे ही साथ तेरे घर पर सोऊंगी, हम देखते हैं कि क्या है। इसीलिए वो रात में दादी माँ के पास आ चुकी थी। दादा भी थोड़ी देर में घर पर आ गए थे। इन लोगों ने खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन अब तक वो आत्मा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। पूरी रात उसके इंतजार में ऐसे ही ये दोनों ने बिता दी, लेकिन इस बार वो झूले पर कुछ नहीं था। दादी माँ से वो अगली सुबह कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो तेरा वहम होगा, और अगर वो आत्मा सच में वहां पर थी भी तो अब वो तुझे परेशान नहीं करेगी, अब तू आराम से रह सकती है। इतना कहकर वो अपने घर पर चले गई। अगली रात में दादी घर पर थी। तभी दादा थोड़ी देर में घर पर आए। ये लोगों ने रोज की तरह खाना खाया और जब सोने लगे तब वही झूले की आवाज सन्नाटे को चीरते हुए इन दोनों को बिल्कुल साफ सुनाई दी। दादी ने जैसे ही वो आवाज सुनी वो तुरंत भागकर खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। खिड़की पर जाकर देखने के बाद दादी ने देखा कि वही औरत अब भी उसी झूले पर बैठी हुई थी। उसके बाल सामने से भी काफी ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। दादी ने खिड़की से आवाज लगाई। इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं था। जब दादा को उसने ये बात बताई तो दादा और दादी दोनों ही घर से बाहर निकले और ठीक उस आत्मा के सामने जाकर खड़े हो गए। दादा गुस्से में उससे पूछने लगे, कौन है तू, यहाँ क्या कर रही है, हमारे घर के बाहर यहाँ पर रोजाना क्यों आती है। इस पर उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे अपने आप वहां पर हवा चलने लगी। उसके बाल उसके चेहरे से हटे। उसका चेहरा बहुत डरावना था। चेहरे की जो नस होती है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी और वो बहुत ज्यादा काली थी। यही नहीं, उसकी आंखों की पुतलियां भी सफेद थी और उसकी जबान बहुत ज्यादा लाल थी, जैसा कि अभी अभी उसने किसी का बहुत सारा खून पिया हो। उसका शरीर तो अब भी परछाई जैसा नजर आ रहा था। वो दादा के सामने, दादा के पास आकर एकदम से खड़ी हो गई और फिर उसने जोर से लात से दादाजी को मारा। दादाजी काफी पीछे जाकर गिरे। दादी ये देखकर भागते हुए दादा के पास गई और जाकर उन्हें उठाने लगी। ये दोनों अपने आप को संभालते तब तक इन लोगों ने देखा कि वो ही चुड़ैल या वो आत्मा दोबारा उसी झूले पर जाकर बैठ चुकी थी। दादा समझ चुके थे कि इसे सताना या इसके पास यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। इसीलिए दादा और दादी दोनों ही घर के अंदर चले गए। पूरी रात दादा और दादी ऐसे ही डर डर के बिताए। अगले दिन दादा ने जाकर अपने दोस्त को ये सारी बात बताई। दादा के दोस्त ने कहा कि वो जो झूला है उसे निकाल कर तो कहीं दूसरी जगह रख दे। दादा ने वैसे ही किया। उस झूले को आंगन से निकाल कर ही बाहर फेंक दिया, और बाहर फेंका यानी थोड़ी दूरी पर जाकर रख दिया। फिर वो अगली रात में कुछ ऐसा हुआ कि जब दादी और दादा अपने घर में थे तभी वो लोगों ने फिर से उसी झूले की आवाज़ सुनी। जब खिड़की में से देखा तो पाया कि जहाँ पर उस झूले को रखा था आंगन के बाहर, वो चुड़ैल या वो आत्मा उसी झूले पर अब भी बैठी हुई थी। दादा समझ चुके थे कि अगर अब इस चुड़ैल से बचना है तो इस झूले को यहाँ से कहीं दूर फेंकना होगा। अगली सुबह होते ही दादा ने वो झूले को ले जाकर पास में ही जो तालाब था उसमें डाल दिया और फिर दादा वहाँ से लौटकर घर आ गए। उसके बाद में कभी भी उस आत्मा को वहाँ पर देखा नहीं गया। हालांकि इसके बारे में दादा ने कई सारे लोगों से पूछा। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि खाली जगह पर आत्माएं वास करती है, हो सकता है वो झूला भी वहाँ पर ऐसी पड़ा होता होगा, कोई तो तुम लोगों में से बैठता नहीं है उस पर, इसलिए वो आत्मा ही वहाँ पर आकर बैठी थी। कुछ लोगों ने हंसी मजाक में इस बात को उड़ा दी। सच्चाई क्या थी ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी कमलेश जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी दिव्या की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2003 की, जब हम यहाँ पर बहुत अच्छी एक जिंदगी गुजार रहे थे। मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे, हम यहाँ पर बहुत खुश थे। एक शाम मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा
कि दिव्या हम बाहर गांव जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इतनी इनकम नहीं है जिस वजह से कुछ सेविंग नहीं हो पाती है। हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे और अगले 8 महीने के बाद हम लोग बाहर गांव जाकर शिफ्ट हो गए और वहाँ पर सेटल्ड भी हो गए थे। सेटल्ड हुए हमें कुछ 3 महीने हो चुके थे। एक शाम मेरा जो छोटा बेटा था वो खेलते हुए मेरे पास आया। आकर वो कहने लगा कि मम्मा बाहर गार्डन में एक अंकल है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। शाम के 7:30 बज रहे होंगे। तो मैंने उसे समझाया कि अरे बाहर कोई भी आदमी चलता हुआ इससे शायद प्यार कर रहा होगा और इसे लग रहा है कि वो आदमी इसे सता रहा है। मैंने उसे समझाया और घर में ही रोक लिया, लेकिन वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। रोज़ाना शाम के समय जब वो बाहर खेलने जाता था तब वो आकर एक ही बात कहता कि बाहर कोई है जो मुझे सता रहा है। ऐसे ही कुछ 5-7 दिन तक चला। मैं जब भी उसकी बात सुनकर बाहर जाती तो बाहर कोई नहीं रहता। जब आखिरी वो दिन था, मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि मम्मा बाहर मुझे कोई सता रहा है। जब मैं बाहर जाकर देखी तो इस बार भी कोई मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन अब भी वो कह रहा था कि मम्मा वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है उस पेड़ के पीछे। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था, पता नहीं वो किसकी बात कर रहा था। हम घर पे आ गए। मैंने उसे खूब डांट लगाई। मैं उससे कहने लगी कि अब तेरा शाम में खेलना ही बिल्कुल से बंद। तू शाम में बाहर जाता है और तू परेशान करता है। वो घर पर आकर बैठ गया। हमारे घर पर उस समय एक बड़ा सा फिश टैंक था और सामने जो हमारे घर पर टीवी था वो टीवी किसी वजह से ख़राब था। मेरे बेटे ने टीवी ऑन किया तो टीवी अपने आप ही ठीक होकर चलने लगा। वो मुझसे कहने लगा कि मम्मा टीवी तो चल रहा है। मैंने उसे समझाया भी कि टीवी ख़राब था, शायद पापा ने बनवा दिया होगा या हो सकता है कुछ खराबी होगी जो अपने आप ठीक हो गई। मुझे ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी कि टीवी अपने आप चल रहा है। वो शाम में मेरे जो हस्बैंड थे वो नहीं आने वाले थे। किसी काम से ऑफिस के वो दूसरी जगह गए हुए थे। हम रात में खाना खाकर 10:30 बजे के आसपास सोने चले गए। जब हम सो रहे थे तभी मेरे बेटे की नींद में से आंख खुली और उठकर कहने लगा कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि गुस्से में बोल रहा है। मैंने उसकी ओर देखा, लाइट्स ऑन की तो वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। मैंने कहा तेरी आवाज़ को क्या हुआ है? उसने फिर से मुझसे कहा। इस बार उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा या मैंने गलत सुना होगा। मैंने कहा कि अभी तो खाना खाए थे, अभी इतनी जल्दी फिर भूख लग गई। वो कहने लगा कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो खाने। मैंने उससे कहा कि ठीक है चल। मैं उसे लेकर नीचे डाइनिंग रूम में आई, वहाँ पर उसे बिठाया और खाना निकालने लगी। तब मैंने देखा कि वो रूम में नहीं था कहीं पर भी, ना ही तो डाइनिंग टेबल पर था और ना ही नीचे कहीं दिखाई दे रहा था। मैं उसे आवाज़ लगाने लगी, लेकिन उसका कहीं से कोई जवाब नहीं था। मैं जल्दी जल्दी भागकर ऊपर अपने कमरे में गई। जाकर वहाँ पर देखा तो मेरा बेटा अब भी गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे नींद से जगाया। मैं उससे कहने लगी तू अभी खाना मांग रहा था और इतनी जल्दी ऊपर आकर फिर से सो गया। वो मुझसे मासूमियत के साथ कहने लगा कि मम्मा मैंने कब खाना मांगा, मैं तो सो ही रहा हूँ। मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं नीचे गई, जाकर सारा सामान फिर से फ्रिज में रखा और दोबारा ऊपर आकर सो गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर से नींद से उठा, कहने लगा कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। इस बार मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कोई खाना नहीं है, चल सो जा। इतना कहकर मैं दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जब वो आवाज़ें आई तब मैं एकदम से उठी और जब उठकर रूम की लाइट्स चालू की तो मैंने देखा कि रूम में मेरा बेटा नहीं था। तो मैं उसे ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद जो मैंने देखी वो देखने के बाद मेरी चीखें निकल गई। मेरा छोटा सा बेटा जिसकी उम्र 8 या 9 साल की थी वो फिश टैंक में हाथ डालकर मछलियां निकाल कर खा रहा था और उसके मुंह से उस मछलियों का खून टपक रहा था। मैंने उसे वहीं से खड़े होकर जोर से आवाज़ लगाई। जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई वो मेरी आवाज़ सुनकर एकदम से मानो होश में आ गया हो, या अभी तक वो जो कर रहा था उसे उसका होश था ही नहीं। वो सारी चीज़ें छोड़कर खड़ा होकर मुझे देखने लगा, जैसा कि उसे पता नहीं क्या किया है उसने। मैंने उसे खूब डांट लगाई और उसे मारा भी। वो बस चीखता चिल्लाता रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैंने उसे ले जाकर अपने कमरे में सुलाया,
कमरे को अच्छे से लॉक किया। और फिर मुझे तो रात भर डर की वजह से नींद नहीं आई, लेकिन मेरा बेटा जो था वो अच्छे से सो गया। अगली सुबह उठने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थी। सुबह में 9:30 बजे मेरे हस्बैंड घर पर आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। वो सुनकर कहने लगे कि रात में हो सकता है ये तेरा वहम होगा कि जो भी तूने देखी और जो भी मेरा बेटा बोल रहा था भूख लग रही है, वो सब तू सपना देख रही थी। उन्होंने सिर्फ ये कोइंसिडेंस कहकर बात को ख़त्म कर दिया और उनका ये कहना था कि बच्चे हैं, शरारत करते होंगे, वो नींद से उठकर मस्ती करने गया होगा, तुझे लग रहा है कि उसने मछलियाँ खा लिया। लेकिन उनको मैं कैसे समझाती कि जो मैंने देखी वो बिल्कुल सच था। मेरी बात पर शायद उस समय कोई भी होता तो विश्वास नहीं ही करता। इसके बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ला नाश्ता दे दे, मैं भी बहुत थक कर आया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। मैंने उन्हें नाश्ता दिया और वो नाश्ता करके सोने चले गए और मेरे जो बच्चे थे वो स्कूल चले गए थे। मैं वहीं पर हॉल में बैठे हुए ये सोच रही थी कि क्या सच में मेरा वो वहम था। फिर अचानक से मुझे याद आया कि कल तो मेरे बेटे ने मछली खाया था। मैं तुरंत ही फिश टैंक के पास गई। जाकर वो मछलियाँ काउंट करने लगी। हमारे फिश टैंक में टोटल 11 मछली थी, लेकिन अब सिर्फ 8 ही बची हुई थी। मैं समझ गई थी जो भी मैंने देखी वो सच था। मैं तुरंत भागते हुए अपने हस्बैंड के कमरे में गई, जाकर उन्हें नींद से जगाया और उनसे मैं कहने लगी कि देखो, बाहर फिश टैंक में फिशेस कम है। वो भी बाहर आकर मछलियों को देखने लगे। अब कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में आ रहा था कि जो भी बात मैंने कही थी वो बिल्कुल सच्ची थी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये बात सच है तो हमें अपने बच्चे का आईक्यू टेस्ट करवाना होगा। क्या पता उसका दिमाग कमज़ोर है या उसे कुछ बीमारी है। लेकिन मेरा मन इस चीज़ को नहीं मान रहा था। मैं उनसे बार बार कह रही थी कि ये कोई बीमारी नहीं है। अचानक से आवाज़ का बदल जाना और जो भी चीज़ें मैंने देखी मैं उसे कोइंसिडेंस नहीं मान सकती। मेरे लाख समझाने पर भी वो समझे नहीं। शाम में जब मेरा बेटा आया तो उसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भी कहा कि बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रात में जब हम सब साथ में सो रहे थे तब दोबारा वैसा हुआ। मेरा बेटा रात में नींद में से उठा, कहने लगा मुझे भूख लग रही है। इस बार भी उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी और गुस्से वाली लग रही थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन किया तब वो नॉर्मल आवाज़ में बोलने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हस्बैंड जो कि मेरे बाजू में सोए हुए थे वो भी उठ गए। वो कहने लगे कि रोज़ाना रात में तुझे भूख क्यों लगती है, खाना तो अभी हमने खाया था। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे चिल्लाओ मत, मैं जाकर इसे खाना देती हूँ। मेरे हस्बैंड उस समय ये चीज़ जानते थे कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, इसीलिए वो खुद भी नींद से उठकर मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ नीचे तक आए। डाइनिंग रूम में वो दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के सर पर हाथ फिराते हुए कह रहे थे कि रुक जाओ, मम्मा खाना गर्म करके तुमको देगी। इतना कहकर वो वॉशरूम के लिए चले गए और मैं खाना गर्म करने में लग गई। लेकिन जैसे ही मैंने खाने को डाइनिंग टेबल पर ला कर रखा कि मैंने फिर से देखा मेरा बेटा वहाँ पर था ही नहीं। हम जल्दी जल्दी भागकर ऊपर कमरे में आकर देखे तो हमारा बेटा अब भी गहरी नींद में सो रहा था। उसके जो पापा है यानी मेरे हस्बैंड, उन्होंने उसे नींद से उठाया। कहने लगे तू अभी खाना मांग रहा था और ऊपर आकर सो गया। वो फिर से एकदम नींद से उठकर कहने लगा मैंने खाना मांगा ही नहीं, मैं तो सो ही रहा हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा देखो, ऐसा ही कल हुआ था और फिर से ये आज वैसा ही कर रहा है। मेरे हस्बैंड ने अंदर से बेडरूम के रूम को अच्छे से लॉक किया और कहने लगे कि अभी हम देखते हैं ये क्या करता है। थोड़ी देर के बाद हम दोनों ही जागे थे, लेकिन हम सोने की एक्टिंग कर रहे थे। वो नींद से उठा और जाकर दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन उससे दरवाज़ा तो खुला नहीं क्योंकि दरवाज़ा लॉक था। वो दरवाजे से 2 कदम पीछे हटा और उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाज़ा एक ज़ोर की आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया, जिसके बाद वो आसानी से उस कमरे से बाहर निकला। हम दोनों ही उसका पीछा करने लगे। वो सीधा फिश टैंक के पास जाकर रुका। इससे पहले कि वो फिश टैंक में हाथ डालता, मेरे हस्बैंड ने लाइट्स ऑन करके उसे ज़ोर से चिल्लाया। फिर से उसे देखकर वैसे ही लगा जैसा उससे अभी अभी होश आया हो। वो हमें देखता रहा। उस बच्चे को खुद ही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। फिर मेरे हस्बैंड ने उसे डांट लगाया और कमरे में जाकर सोने के लिए कहा।
हम सभी लोग कमरे में चले गए। वो रात भी हम डर की वजह से सोए नहीं। अगली सुबह होते ही पड़ोस में जो हमारे वहाँ पर बंगलों में कुछ लोग रहते थे, मैंने जाकर उनसे बात की और उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि उनके जान पहचान में कोई है जो ये सब चीज़ों को जानता है, या यूँ कहिए कि झाड़ फूँक करता है। विदेश में झाड़ फूँक करने वाले लोग वैसे ही नहीं मिलते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी तो हमें एक आदमी मिल गया। जब उस आदमी को हम अपने घर पर लाए तो वो आदमी ने पहले ही ये चीज़ कहा कि मैं रात में 10:30 बजे के बाद आऊँगा। मैंने कहा कि इतना लेट क्यों? वो कहने लगा वही सही समय होगा मेरा आने का। रात में जब वो घर पर आया तब कुछ अजीब सा ही लग रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसमें शायद कुछ सामान होगा। वो हमारे घर के बाहर आकर घर के दरवाजे पर कुछ डालने लगा, कुछ बिछाने लगा और कहने लगा कि सब लोग घर से बाहर निकल जाओ। हम सभी लोग बाहर निकल गए। वो भी बाहर खड़ा हुआ था। सिर्फ मेरा वो जो बेटा था वो अब भी अंदर ही था। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि हमारा बेटा ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन इस बार वो सीढ़ियों से नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए आ रहा है और वो ठीक मेन डोर के पास आकर रुक गया। उसमें और हम में 5 से 7 कदम का भी डिस्टेंस नहीं होगा। वो सामने आकर खड़ा था और गुस्से वाली आवाज़ में ये कह रहा था, इस आदमी को यहाँ से भगा दो वरना आज कोई नहीं बचेगा। इतना कहना था उसका कि मैं तो ज़ोरों से चीख कर रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा और संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर जो पड़ोस वाले बंगले में लोग रहा करते थे वो लोग भी वहाँ से भाग कर आए और सब ने अपनी आंखों से देखा। फिर उस आदमी ने कहा कि मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई भी घर के अंदर नहीं आना। वो अंदर जाने के बाद घर को लॉक कर दिया अंदर से। कुछ देर तक बहुत सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, सामानों की फेंकने की आवाज़ें आई। साफ समझ में आ रहा था कि चीज़ें अंदर खराब चल रही है। कुछ बर्तनें आपस में टकरा रहे थे और कुछ कांच के सामान थे जिनके ज़मीन पर गिरने के बाद टूटने की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद वो आदमी बाहर निकला। मेरा बच्चा ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके माथे से खून जा रहा था। मैं वो देखकर ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगी और उसी आदमी पर गुस्सा करने लगी। उसने मुझे समझाया कि ज़रा सा खून देखकर तुम इतना परेशान हो रहे हो। ये सोचो कि अगर आज वो आत्मा तुम्हारे बच्चे के शरीर से नहीं निकलती तो तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाता। कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी चोट है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 7 से 10 दिन लगे उसे रिकवर होने में। उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब वो नॉर्मल हुआ तो हम पड़ोस में गए। जाकर वहाँ पर उस आदमी के बारे में पूछताछ किए। जिस जगह पर वो रहता था हम वहाँ पर गए। जाकर उसका धन्यवाद किया और उससे कहने लगे कि वो क्या था जो भी हमने देखा। उसने कहा कि आपका घर जहाँ पर है उस घर के पीछे एक आदमी को मार कर दफना दिया गया था, जिसकी भटकती आत्मा उसी घर को अपना घर समझने लगी थी और इसी वजह से उसने तुम्हारे बच्चे के शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसका ये भी कहना था कि आत्माएं बच्चों पर जल्दी अपना कब्जा जमा सकती है क्योंकि बच्चों में शक्तियां कम होती है। फिर उसने कहा कि अब तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब वो आत्मा को मैंने हमेशा के लिए कैद कर लिया हूँ। दोबारा वो तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगी। फिर हम वहाँ पर कई साल तक रहे। 2020 में कोरोना के बाद हम इंडिया हमेशा के लिए वापस लौट आए। आज हमारा परिवार बिल्कुल सुख शांति से है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी उज्जैल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम उज्जैल है। ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अपने जॉब के लिए नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में गया हुआ था। मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस जगह पर मैं गया हुआ था शुरू में तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे कलीग्स धीरे धीरे मेरे से अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा गांव है, चल हम हमारे गांव चलते हैं, मैं तुझे अपना गांव भी घुमा दूंगा। हमने ऑफिस में 3 दिन की छुट्टी डाली और उसके गांव के लिए निकल पड़े।
उसका गांव कुछ 200-300 किलोमीटर की ही दूरी पर था। वो कहने लगा कि तुझे तो पता ही होगा कि यहाँ पर काला जादू, भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने सुना बहुत है लेकिन कभी देखा नहीं। जब मैं उसके गांव में एंटर किया, तब गांव में एंटर होते टाइम एक बड़ा सा वहाँ पर मंदिर था। वो मुझसे कहने लगा कि देख, हम सब इस मंदिर में जब भी अंदर जाते हैं तो मंदिर में माथा टेक कर ही जाते हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो अच्छी बात है। वो फिर कहने लगा कि माथा हम इसलिए टेकते हैं ताकि हमारा भगवान हमारी रक्षा करे। मैं उसकी खाली बस बातें सुन रहा था। जब हम अंदर गए तो अंदर जाने के बाद जितने भी वहाँ पर घर थे, उन घरों के बाहर कहीं काली गुड़िया लटकी हुई थी, तो कहीं पर कुछ नक्शे बने हुए थे जो मुझे देखकर समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि ये सब इसलिए लोगों ने किए हैं ताकि उनके ऊपर कोई काला जादू या भूत प्रेत का साया कभी ना पड़े। मैं उसकी बात खाली सुन ही रहा था। फिर जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो जो उसकी दादी माँ थी वो वहां पर बैठी हुई थी। एक आंख से उनको दिखता नहीं था। उसने कहा कि मेरी दादी माँ सिर्फ एक ही आंख से देख सकती है। उसकी दादी माँ ने मुझे देखा, मुझे अपने पास बुलाया, मेरे सर पर हाथ फेरकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हम फिर वहां से निकले और खाना खाए। उसके बाद उसने कहा कि चल तुझे घुमा लाता हूँ। हम उसके गांव से बाहर निकले। थोड़ी दूरी पर एक नदी थी, हम वहां चले गए। नदी या तालाब आप कह सकते हो। वहां जाने के बाद हम कुछ देर वहीं पर बैठे हुए थे। हम जब वहां पर बैठे थे तो मैंने देखा कि एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे और कई सारे आदमी लोगों ने उसे पकड़ कर रखा था, वो जोरों से अपने बालों को घुमा रही थी। और वो अपने बालों को इस तरीके से घुमा रही थी जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि एक आम आदमी है ही नहीं। उसने कहा कि देख, जब भी किसी का झाड़ फूक करना होता है या उसके अंदर से आत्मा को निकालना होता है तो उस व्यक्ति को इस नदी या तालाब पर ले आते हैं। यहाँ आने के बाद वो जो क्रिया करते हैं तांत्रिक लोग मिलकर, वो होती है जिसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए निकल जाती है। मैं वहीं पर खड़ा होकर दूरी से देख रहा था। मैंने देखा कि लोगों ने उसे पकड़ कर लाया और जलती हुई लकड़ियों की आग से उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया। और उनमें एक आदमी था जो जलती हुई लकड़ी उठाया और उसके पैरों पर मारने लगा। वो औरत जोरों से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शायद दर्द की वजह से, या यूं कहिए कि उसके अंदर की आत्मा जो उसके अंदर जा चुकी थी, उस आत्मा को वो मार रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो औरत बिल्कुल नॉर्मल हो गई और वो जो आत्मा उसके शरीर में थी, वो आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ चुका था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और डर भी गया। वो मुझसे हंसते हुए कहने लगा कि डरने की बात नहीं है, हमारे यहाँ ये सब नॉर्मली होता है। फिर हम वहाँ से निकलकर घर पर आ गए। रात के कुछ 9:30 बजे हम दोनों ही बाहर आंगन में बैठे हुए थे। मैंने सिगरेट जलाई। उसके बाद में सिगरेट पीते हुए उसने मुझसे कहा कि तुझे पता है मेरी दादी की एक आंख कैसे चले गई? मैंने उससे पूछा कि कैसे? फिर उसने अपने घर की एक घटना बताई कि कुछ साल पहले मेरी दादी और मेरे घर के कुछ लोग बाहर से कहीं से आ रहे थे। तभी रास्ते में आते आते उन लोगों ने एक भूत को देखा। वो भूत बिल्कुल उनके सामने आकर खड़ा हुआ था। मेरी दादी जब उससे लड़ रही थी तब उस भूत ने दादी पर हमला किया, जिस वजह से उनकी एक आंख चले गई। मैंने कहा कि एक आदमी एक भूत से कैसा लड़ सकता है? वो कहने लगा कि फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो तंत्र मंत्र जानता है वो किसी से भी लड़ सकता है। फिर उसने बताया कि उसकी दादी माँ के भी पास ऐसे कई सारे लोग आते हैं जिनके शरीर में भूत, चुड़ैल, पिशाच किसी का भी वास होता है। उसकी दादी माँ अभी उतनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो उसकी दादी माँ ने खुद ही सॉल्व किए थे। फिर उसने आगे बताया कि दादी माँ उसके बाद बहुत ज़्यादा डर कर रहने लगी। उसका ये भी कहना था कि अभी कुछ समय पहले एक रिसेंटली उनके पास एक केस आया था जिस बच्ची के ऊपर काला जादू हुआ था। वो बच्ची के ऊपर काला जादू इतना बुरा हुआ था कि वो बच्ची रात के समय खून की उल्टियाँ करती थी और उसके खून में कई बार ऐसा भी लगता था कि मांस के टुकड़े भी निकल रहे हैं। जब मेरी दादी माँ के पास उस बच्ची को लाया गया तो मेरी दादी माँ ने 11 दिन तक उस बच्ची के ऊपर झाड़ फूक की, जिसके बाद वो बच्ची नॉर्मल तो हुई, लेकिन वो जो जादू का असर था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ।
इस वजह से आज वो बच्ची अपाहिज हो गई है। मैंने कहा अपाहिज यानी? वो कहने लगा कि अब वो दिमाग से कमज़ोर है। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कहा कि यार हम एक काम करते, कल ही चलते हैं। वो हंसते हुए कहने लगा कि अरे घबराने की कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बेफिक्र होकर सो जा। हम रात में सोने चले गए। अगली सुबह जब मैं वहाँ पर उठा तो मेरी आंख बहुत सारी आवाज़ों से खुली। मैं उठकर देखा तो उसी के घर के बाहर कई सारे लोग खड़े थे और एक लड़की भी उनके साथ थी। वो लड़की को भी कई सारे लोग पकड़ कर रखे थे और उसकी जो दादी माँ थी वो कुछ झाड़ फूक का ही काम कर रही थी। मैं दूर से खड़ा होकर देख रहा था। फिर मैंने देखा कि लोगों ने उस औरत को या उस लड़की को एक पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के बाद उन लोगों ने एक एक करके उस पेड़ की लकड़ियों को तोड़ना शुरू किया। मैंने कहा ये डालियां क्यों तोड़ रहे हैं ये लोग? वो कहने लगा कि ये आत्मा जो इसके शरीर में है, उस आत्मा को इस पेड़ में डाल दिया है और जैसा जैसा इसकी डालियां तोड़ते जा रहे हैं वो आत्मा को तकलीफ हो रही है और ऐसे ही वो इसका शरीर छोड़ेगी। थोड़ी देर के बाद वो लड़की नॉर्मल आवाज़ में बात करने लगी और एकदम से उसने अपनी मुंडी नीचे डाल दी। फिर उसे पेड़ से खोलकर वहाँ एक खाट पड़ी हुई थी उस पर लिटा दिया गया। फिर दादी माँ कुछ पानी वगैरह उस पर छिड़कने लगी और उसे अपने पास की एक पानी की बोतल दी। कहने लगी कि रोज़ आना, इसमें से थोड़ा सा पानी पीना। वो औरत वहाँ से निकल गई। मैंने कहा कि आत्मा कहाँ गई उसकी? तभी ही मेरा दोस्त कहकर मुझे हंसने लगा। कहने लगा कि उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। मैंने कहा कि मुक्ति मिल गई? इतना आसान होता है क्या मुक्ति दिलाना? वो दोबारा हंसते हुए कहने लगा कि जब अगर किसी के शरीर में आत्मा चले जाए और काफ़ी समय तक उसके शरीर में ही रहे तो उस आत्मा को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर किसी के शरीर में आत्मा आती है और जल्दी से उसका इलाज कर दिया जाए तो वो आत्मा उसका शरीर आसानी से छोड़कर चली जाती है। इसके शरीर में आत्मा अभी कुछ समय पहले ही आई थी, इस वजह से इसके शरीर को वो आसानी से छोड़कर चले गई। ये सब देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं मेरे दोस्त को उसी दिन दोपहर का खाना खाने के बाद वहाँ से लेकर निकल आया और दोबारा मैं उसके गांव कभी नहीं गया। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये इतनी डरावनी घटनाएं नहीं थी, लेकिन जो भी मैंने देखा वो शायद एक आम आदमी देखता तो वहीं बेहोश होकर गिर जाता। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ऋषि की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये जो जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे दादी का गांव है जिसका नाम चिब्रामाऊ है और ये बात काफ़ी पुरानी है, पर जिस टाइम हुई थी उसके 3-4 महीने बाद में दादी के गांव गया था। वहाँ पर जो मैंने देखा उसे मैं बता नहीं सकता। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों यूपी आए थे घूमने के लिए नाना के गांव में। हम वहाँ पर मस्त घूम फिर रहे थे और अगली सुबह हमको बस पकड़कर दादी के गांव जाना था। तो हम लोग निकले बस पकड़ने के लिए, लेकिन बस किसी रीज़न से छूट गई। हम दोनों निराश होकर वापस आ रहे थे। तब दोस्त ने बताया कि अगली बस शाम को 5 बजे है। तो हम दोनों ने शाम की बस पकड़ ली और चिब्रामाऊ में उतर गए। हम दोनों थोड़ी देर चौक पर बैठे थे और मैंगो शेक पी रहे थे। तब पापा को फ़ोन किया मैंने और कहने लगा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि चिब्रामाऊ चौक में एक रास्ता नाना के गांव से और दूसरा रास्ता दूसरे गांव से जाता था और उस चौक पर वो दोनों रास्ते मिक्स हो जाते हैं और मेरी दादी के गांव के तरफ रास्ता जो जाता था वो थोड़ा आगे जाना पड़ता था, राइट साइड में था। उसका जो एंट्रेंस था वो भी उसी रास्ते के ख़त्म होने पर सीधी साइड आता था और वो रास्ते से अगर गुजरा जाए तो कुछ 2-3 गांव क्रॉस करने के बाद दादी का गांव आता था। और तो और दादी के गांव कोई नहीं जाता था जो लेने आ सके हमको, या वहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। हमको चल के जाना पड़ता था। इतना रास्ता पैदल चलना था, मैं सोच के ही घबरा रहा था, लेकिन मेरा दोस्त भी तैयार था। हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ बंजर रास्ता था। मैं मेरे दोस्त से बात कर ही रहा था। पापा से बात हुई थी। उन्होंने बताया था
कि एक चाची है जो कि चौक के एग्जैक्ट सामने रहती है। हम वहाँ पर जाकर रहेंगे। तो हम दोनों बैग्स उठाए और चाची के घर चले गए। और एक बात, चाची का घर बहुत अच्छा था, क्योंकि जो दूसरे घर थे उसमें सारी सुविधाएं नहीं थी। जैसा कि वो चाची के घर पर सारे अप्लायंस रखे हुए थे। एक बात ये भी थी कि बालकनी भी थी जो चौक की तरफ फेस कर रही थी। हम दोनों ही गेम खेलते खेलते बैठे हुए थे। पता ही नहीं चला कि कब 1 बज गए। हम दोनों फिर सोने चले गए। जैसे ही हम दोनों सोने गए उसके आधे घंटे के बाद में अचानक से बैल्कनी की कांच वाइब्रेट होने लगी। और जैसा मैंने ध्यान से सुना कि किस वजह से वाइब्रेट हो रही है, वैसा मुझे किसी की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ों की वजह से वो कांच या वो बैल्कनी की खिड़की वाइब्रेट हो रही है। मैंने बैल्कनी के पास जाकर देखा, एक बस बीच सड़क पर जल रही थी। मेरा दोस्त भी पीछे से नींद से उठकर मेरे पास आया और जैसे ही उसने देखा, वो तुरंत ही बस के पास भागा बचाने के लिए, क्योंकि वो बस बीच सड़क पर जल रही थी। मेरा दोस्त मुझे भी आवाज़ लगाने लगा कि चल जल्दी जाकर हम बचाते हैं लोगों को। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, पर वो मुझे खींचते खींचते नीचे ले आया। जैसे ही नीचे आकर देखा, वहाँ पर कोई बस नहीं थी। ये देखकर वो एकदम से हक्का पक्का रह गया। मैंने तुरंत ही उससे कहा कि चल जल्दी वापस ऊपर चलते हैं। और फिर हम जैसे ही ऊपर जाने को हुए ही थे कि हमें कोई पकड़ने लगा और हमको खींचकर बाहर ले जाने लगा। हम दोनों ने भगवान का नाम लेकर वापस पूरी ताकत लगाई और वहाँ से भागकर ऊपर घर पर आ गए। चाची का जो एक कमरा था जिसमें भगवान की मूर्ति रखी थी, हम उसी कमरे में जाकर बैठ गए। अगली सुबह जैसे ही हमने चाची को पूछा कि रात में कोई बस जल रही थी चौक पर, वैसे ही चाची ने बोला कि तुम नीचे तो नहीं गए थे ना। वैसे हम घबरा गए थे और ये घबराहट देखकर चाची समझ गई कि हम दोनों पक्का नीचे गए होंगे और हमने एक्सपीरियंस कर लिया था वो सारी चीज़ों को। फिर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही दादी के गांव चले गए। वहाँ पर पता चला कि बस जल गई थी उस चौक पर रात के टाइम पर। कहा जाता है कि जितने भी यात्री थे वो कांच को ठोक रहे थे ताकि वो सभी लोग अपनी जान बचा सके, लेकिन वहाँ पर किसी की भी जान बचना मुमकिन नहीं था और इस वजह से लोग मारे गए। जब मैंने ये बात सुनी, उसके बाद से मैं दादी के घर जाना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।